Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Lighter Note with me उमर खान और हर बार की तरह एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान and I'm so totally honored right now to be right next to my very special guest for today क्योंकि इनकी तारीफ़ और तारुफ़ मैं कहाँ से शुरू करूँ क्योंकि इनकी माशाल्लाह इतना अच्छा और इतना क्वालिटी का काम है जिससे हमारी आगे की जनरेशन्स और करंट जनरेशन्स ख़ास तौर पे कितना कुछ सीख सकते हैं। टू टेक अ स्टार्ट विद शी इज़ एन एक्ट्रेस। आपने इनको परी के रोल में देखा होगा, संगे मरमर में फ़िरोज़ा का रोल इनका आपने देखा ऑफ कोर्स, और बेतहाशा ड्रामे इन्होंने किए जिसमें रश के कमर का भी कैरेक्टर आपको बिल्कुल याद होगा। साथ ही साथ इनकी सबसे ख़ास बात अगर मैं बताऊं तो इन्होंने उर्दू लिटरेचर को जिस तरह से प्रमोट किया है, मच नीडेड इन द करंट एरा फॉर अ यंगर जनरेशन। बनवट फेस्टिवल्स के नाम से ये बहुत शानदार काम कर रही हैं। एट द सेम टाइम ये क्लासिकल डांस के थ्रू जो एक्सप्रेशन अपने ऑडियंस और व्यूअर्स के सामने रखते हैं, आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती, लेकिन once you've experienced that on stage live, then you actually know what I'm talking about. So without any further delay, let me welcome Miss Kaif Ghaznavi. Welcome to the show, ma'am. Hope you're doing well. I'm doing well, thank you. आदाब, मुझे बहुत खुशी हुई आपके इस प्लेटफॉर्म पे आकर। सॉरी, मुझसे गलती हुई, आदाब, बिकॉज आप ऑफ कोर्स उर्दू लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है ना मौज़्ज़ब अंदाज में नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी उर्दू का इतना स्ट्रेंथ अभी नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि हम रहते बाइलिंगुअल एक सोसाइटी में हैं तो काफ़ी हद तक उर्दू का जो साथ है वो छूट चुका है, लेकिन ज़बान को दोबारा से अपने ज़बान पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। कैसा महसूस होता है जब हम आजकल के बच्चों को देखते हैं कि उर्दू ज़बान भी इंग्लिश अंदाज में बोलते हैं, टेक्स्ट भी करेंगे तो रोमन इंग्लिश में करेंगे, वे आर बी लीडिंग टुवर्ड्स। और एक तकलीफ दे बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी है जिसको मेरा ख्याल है एक हमारे माशरे का ये एक अलमिया रहा है कि हमने हर चीज़ को एडॉप्ट किया है, कभी भी उसके साथ बड़े नहीं हुए, कभी भी उसकी जो फ़रोग है उसके साथ हमने मैच्योरिटी नहीं हासिल की। हमें एक मजमूई तौर पर एक प्रोडक्ट दे दी गई थी जिसको हम लोगों ने अपने माशरे का हिस्सा बनाया, अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाया, चाहे वो आप सड़कों से गाड़ियों तक ले लें या फिर आप आज के फ़ोन्स की बात कर लें। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा होगा जो हमारी मीडिया की फ़ील्ड है। हम लोग मीडिया की टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं, उसको जी नहीं रहे और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं दीगर अपनी शोबाजियों के लिए, या फिर शोबाजी शायद गलत लफ्ज़ है कहना, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन असल में वो होती क्या है, उसको ना पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से, ना ही उसको समझा जा रहा है उस तरीके से। तो हमें नज़र आता है कि उस टेक्नोलॉजी को बहुत सतही तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें बहुत कमी है। जिन चीज़ों को मैच्योरिटी से इस्तेमाल किया जा सकता है उस चीज़ की बहुत कमी है। तो ये क्या कहते हैं, जो हमारा टेक्स्ट का तरीक़ेकार है वो रोमन इसीलिए है क्योंकि उर्दू में हमने कभी उसको अडॉप्ट करना सीखा नहीं। तो दूसरी जो सबसे एक्चुअली बड़ी बात है, जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपका जब स्कूल होता है और आप उसमें 40 या 45 या 50 मार्क्स लेके पास होते हैं उर्दू में, और जब आप उसी मार्किंग में अंग्रेज़ी में पास या फ़ेल होते हैं तो उसका जो रिएक्शन है आपके वालिदैन की तरफ से वही आपको बता देता है कि आप किस चीज़ को किस चीज़ को आप शर्मिंदगी का बायस समझ रहे हैं और किस चीज़ को आप फ़ख्रिया तौर पे बता रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी रिवर्स्ड प्रोसेस जिसमें उर्दू में अगर 50 नंबर आ जाए तो 50 नंबर ले लिया उर्दू में, और अंग्रेज़ी में 50 आ जाए तो फिर उसको लान तान होती है बच्चे को। तो बच्चे को बहुत यंग एज से ही, पर ये जनरेशन का कसूर नहीं है, माँ बाप का कसूर है और स्कूल्स का कसूर है, हमारी प्राइवेटाइजेशन का कसूर है, जिसमें एक ख़ास तबका जो है वो एक अच्छी लैंग्वेज को देख रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है, और जो बिल्कुल ही निचला तबका है क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर उस चीज़ को तमीज़दार तरीके से भी सिखाया नहीं जाता। बेसिकली बहरान जो है वो बहुत सारे लेवल्स पे आपको नज़र आता है। तभी मैम एक चीज़ है कि आज भी कैफ एक चीज़ है कि आज भी जो स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं जब ड्रामा होता है तो वो उर्दू में ही लिखे जाते हैं, और आज भी वी लकी इनफ के हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखा हुआ है, एंड देन वी हैव पीपल लाइक यू आर प्रमोटिंग द लैंग्वेज और उस चीज़ को बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट योर जर्नी, क्योंकि आप इतना कुछ कर रही हैं,
कहाँ से शुरू हुआ? लेट्स टॉक अबाउट कैफ इन टीन्स कि उस वक्त क्या जहन था कि मैंने आगे जाके क्या करना है व्हेन यू वर इन योर स्टूडेंट लाइफ, कि ये मेरी फील्ड होगी, ये मेरा पैशन है, एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक, सो हैव यू सक्सीडेड इन व्हाट यू वांटेड, या you're सक्सेसफुल वैसे भी, लेकिन जो चाहती थी वो हुआ, या रास्ते में कुछ मुख्तलिफ हो गया? आई थिंक इम्पॉर्टेंट जो टीन्स की अगर आप बात करते हैं तो आई वॉज वेरी fearful ऑफ वॉट वॉज इन फ्रंट ऑफ मी. मैं 90s के दौर की टीनेजर हूँ और हमारे सामने MBAs होते थे, इंजीनियर्स होते थे, डॉक्टर्स होते थे जिनकी इज़्ज़त होती थी, आज भी है, लेकिन उस ज़माने में एक वो दौर था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन थी. हम वो जनरेशन थे जिनको आप कहते हैं कि ट्रूली न्यूक्लियर फैमिलीज़ जिन्हें कहा जाता है. तो हमारे पेरेंट्स काम करते थे, हम स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में जाना शुरू हुए और वहाँ पर हमें सिखाया जाता था कि, और हमारे घर में भी सिखाया जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. हाँ, अब उल्टा हो गया. क्योंकि मसला ये है कि पढ़ना लिखना जो है उसको समझ लिया है कि हम कुछ बन गए हैं. पढ़ना लिखना इज़ नॉट द एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. हर बंदा जो है, आप मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हालांकि हम मीडिया की फील्ड में, लेकिन आपका जॉनर कुछ और है सक्सेस हासिल करने का, मेरा कुछ और है. मुझे ये पता था कि स्कूल जाना मुझे शदीद कमबख्ती लगती थी. आई हेटेड स्कूल लाइक एनीथिंग, आई हेटेड कॉलेज लाइक एनीथिंग. जो मुझे ज़िंदगी में सुकून मिला था जाके, वो जब मैंने NCA में स्टेप इन किया था, क्योंकि उधर मुझे अपने जैसे लोग मिले, अपने जैसे दिमागी तौर पर गुंजल लाए हुए, सताए हुए, परेशान हाल, जो 9 to 5 जॉब्स में बिलीव नहीं करते थे. मुझे लगता था जब तक मैं अपने घर में हूँ मेरे साथ कुछ मसला है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जितनी भी मेरी सहेलियाँ थीं, मेरे दोस्त थे, मेल फ्रेंड्स थे, उनका फोकस था कि उन्होंने ये करना है. और मैंने बहुत सारी जॉब्स की, मैं बैंक्स में भी जॉब की, मैंने बहुत यंग एज पे, आई वाज 14 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग समर जॉब्स एंड विंटर जॉब्स, क्योंकि हमारे घर में हमें कहा जाता था जाओ कमाओ जाके बाहर. एक वो माहौल था घर का जिसमें इंडिपेंडेंसी हमें सिखाई जाती थी. तो ऑब्वियसली अंडर अ लॉट ऑफ लाइमलाइट और अम्ब्रेला में हम होते थे, अपने कुकूंड होते थे, लेकिन हम जाके बाहर करते थे जॉब. बैंक में फ़ेल हुई, टाइम लाइफ मैगज़ीन में काम किया, वहाँ फ़ेल हुई, एक अखबार में नौकरी करने गई, वहाँ पर मतलब रखने से मुझे इनकार कर दिया गया क्योंकि अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी. तो मुझे लगा कि मैं तो इस माशरे का हिस्सा नहीं हूँ. बड़ा गुस्सा था मेरे अंदर, बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी. और मैं देखती हूँ आज के दौर में हमारे मीडिया के फील्ड में भी बहुत सारे बच्चे इस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको घर में एक्सेप्टेंस ही चाहिए, घर वालों, और उनकी भी गलती नहीं है. माँ बाप समझते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, MBA कर लो, ज़िंदगी बन जाएगी. उनको ये नहीं समझ आता कि और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं ज़िंदगी को आगे चलाने के. तो गाना गाती थी, नाचना बहुत अच्छा लगता था. किसी की भी मेहंदी हो, चाहे वो कोई करीबी रिश्तेदार भी ना हो, तो उसकी शादी में भी, मेहंदी में भी जाके डांस करना होता था. सबसे पहला मुजरा जो था वो मैंने किया था 12 साल की उम्र में, और वो एक मेहंदी में था और वो रेखा का मुजरा था. दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए. बहुत खूबसूरत गुलजार की डायरेक्शन में रेखा ने काम किया, और मुझे लगा ये अदा, ये ठहराव, ये कहाँ से आएगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि फिल्म वर्ल्ड की थी उस वक्त. फिल्मों को किसी और तरीके से देखा जाता था. आज आपके पास इतने सारे वेब प्लेटफॉर्म्स आ गए कि आप बैठकर रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा फिल्म का अंदाज, कौन सा एक्टर किस तरीके से लेके चल रहा है. हमारे पास उस वक्त वो नहीं था, एग्जाम्पल्स नहीं थी. तो ये वो दौर मेरा बड़ा गुस्से वाला और फ्रस्ट्रेशन वाला रहा, जिसमें मेरे घर वालों को आई एम श्योर बड़ी मुश्किल हुई होगी. एक तो आर्टिस्ट पैदा हो गया घर में, ऊपर से वो एक औरत है, और फिर उसको कैसे बाहर भेजा जाए. तो आई एम श्योर मेरे घर वालों ने एक बड़ा इशू मेरे साथ गुजारा. कभी इजहार नहीं किया उसका, लेकिन उनको मसला ज़रूर हुआ होगा. लेकिन NCA के अंदर जाके मुझे फोकस मिला कि मैंने अब ज़िंदगी को चलाना कैसे है, मल्टीटास्किंग कैसे करनी है, क्योंकि गा भी सकती थी, नाच भी सकती थी, एक्टिंग भी आती थी. तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना मुझे बुरा नहीं लगा. मास्टर मैं किसी चीज़ में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस मामले में हॉप करती हूँ एक से दूसरी जगह. इट टुक मी ईयर्स टू अंडरस्टैंड एंड बी ओके विद इट, कि अगर मैं 2 साल गाना चाहती हूँ और अगले 2 साल डांस करना चाहती हूँ और अगले 8 साल
एक्टिंग करना चाहती हूँ और फिर कुछ भी नहीं करना चाहती, इट्स फाइन. It's fine. दिस इज हाउ एन आर्टिस्ट लाइफ इज. Absolutely. हम बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में जो 9 to 5 का हमारा एक हम पे छापे लगाई गई थी, अनदर ब्रिक इन द वॉल इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ पीपल वर ट्राइंग टू मोल्ड अस. पर मेरा ख्याल है आज का मीडिया का दौर आपको भी, मुझको भी, बहुत सारे ऐसे लोगों को इजाज़त देता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं कभी भी. ट्रू, बिल्कुल. मैं 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, उस पर बात करना चाहूँगा. एक कि अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें. अगर लाइफ में आप नाखुश हैं हर चीज़ होने के बावजूद, तो देयर इज़ समथिंग दैट यू नॉट डूइंग राइट. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर पैशन, इफ़ यू डोंट डिस्कवर व्हाई आर यू बॉर्न एंड व्हाट आर यू मेंट टू डू इन लाइफ, तो आप ज़िंदगी गुजार देंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या किया. बिकॉज फॉर मी, मेरा पर्सपेक्टिव है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट पेइंग बिल्स month after month and just die. Life is about exploration. Life is about living. You live every moment and you feel alive rather than आप दूसरों की मर्ज़ी के लिए, दूसरों के सेटिस्फैक्शन के लिए जीते चले जा रहे हैं और ज़िंदगी इसमें कहाँ चली गई, कहाँ ख़त्म हो गई, पता ही नहीं लगा. एट द सेम टाइम कैफ ने जिक्र किया आर्ट का, और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक्सप्रेस करती है. अगर आप पेंटिंग की बात करें तो बग़ैर कुछ कहे बहुत चीज़ें हो जाती हैं. डांस की बात करें तो बग़ैर कुछ कहे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे दिए जाते हैं. इस तरह से आर्ट वो ज़बान है जो बहुत ही एक पीसफुल वे में बहुत कुछ कह जाती है, कर जाती है. तो मैम एक चीज़ आपसे, कैफ, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा. पाकिस्तान के अंदर देयर आर ऑलवेज टैबूज. यू यूज़ द वर्ड एक्सेप्टेंस का थोड़ा इशू होता है. जजमेंटल बहुत जल्दी लोग हो जाते हैं और चीज़ को उस वक्त नहीं समझते, लेकिन लोगों के जाने के बाद समझते हैं. जैसे अगर हम सादत हसन मंटो की भी बात कर लें तो उनकी ज़िंदगी में उन पे पत्थर पड़े, लेकिन आज उनके जाने के बाद उनके काम को सराहा जा रहा है, उनके ऊपर PhDs हो रही हैं. उस टाइम पीरियड में लोगों को समझते नहीं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट डांसिंग, शोइंग योर एक्सप्रेशन थ्रू दिस फॉर्म ऑफ आर्ट, कितना चैलेंज आया, कितनी प्रॉब्लम्स आई एंड हाउ यू गॉट ओवर देम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऑनेस्टली स्पीकिंग. लकीली आई बिलोंग टू अ सोसाइटीज क्लास वेयर I don't really care about what other people say. I'm sure lots of people have lots to say negative about how I use the genre of dancing and singing and acting in my life to express myself. But they've never been bold enough or courageous enough to say it on my face. But I would like to speak about women who have gone through such a turmoil in their life. And I would also say that's mainly because they don't realize that they're entrepreneurs. They don't realize that they're artists. They victimize themselves. Right. I'm not judging them. I know everybody has their own background, their own conditions and circumstances. But what they need to see is that when you get out of the house and use such genres which are taboo in our society, you also need to make yourself accept that you're leaving the house because you are earning through your passion. True. Or so through something that God has given you. It's instilled in you. गाने वाले जो हैं, अच्छे गाने वाले, वो acquired नहीं होते. आपको खुदा की तरफ से वो आवाज़ मिलती है, तोहफा होता है वो. उसकी बेहुरमती करना किसी भी तरीके से, चाहे वो आप उसको एक्सेप्ट ना करें, ये एक बहुत बला का जुर्म है. डांस आप अक्वायर नहीं कर सकते. आपके जिस्म में वो सरायत होता है जब आप पैदा होते हैं, जब आप बन रहे होते हैं अपने माँ के पेट में. आपकी बोन्स, आपकी मसल्स उसी बैलेंस के साथ क्रिएट हो रही होती हैं. और जब आप बाहर निकलते हैं, वो बैलेंस अगर आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, वो आपको इंस्टिंक्टिवली आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा होता है. उसको निगेट करना, उसको जलील करवाना या करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये गुनाह है. और इस गुनाह को बहुत सारी ख़वातीन और मर्द सह रहे हैं, जी रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं.
और इसको हमें इसको एड्रेस जब तक हम नहीं करेंगे, मतलब अभी एक बड़ी दुखी कहानी हमने पेंडेमिक के दौरान ही सुनी कि खातून प्रेग्नेंट थी 3 मंथ्स और उनको वो गा रही थी, ये अंदरून सिंध में हुआ, और उसको किसी वडेरा था जो भी ऑडियंस बैठी हुई थी, उसने कहा ये फलां गाना गाओ और नाचो भी साथ। उसने इनकार जब किया क्योंकि ऑब्वियसली शी वाज प्रेग्नेंट, तो उसको उसने गोली मार दी। शी डाइड ऑन द स्पॉट विद द चाइल्ड। नाउ व्हाट इज द रीजन दैट वुमन had to go through that trauma? We need to address all these things. क्या वजह थी कि इतना आसान था एक आदमी को या औरत को किसी गायिका को या गायक को मार देना या इंसल्ट कर देना? ये सिर्फ एक एग्जांपल दिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे इतना सा ले लें आप, लोग गा रहे होते हैं बाहर, सामने बैठ के कोई गायक अपनी सलाहियत दिखा रहा होता है और हम बातें कर रहे होते हैं। True. ऐसी महफिल में बहुत बुरा लगता है, बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है अप्रिसिएशन, और आर्टिस्ट को और कुछ नहीं चाहिए होती है, सिर्फ दाद चाहिए होती है, सिर्फ सराहने वाले। लेकिन वो दाद भी उमर आपको तभी मिलेगी जब आप अवेयर होंगे कि ये दाद आपकी लेने की है। अगर ये इस चीज़ से आप अवेयर ही नहीं है, मैं आपको छोटे तबके पे चले जाएं, ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं, हमारे घर की मेड्स ले लें आप। औरतें कब से घर से निकली हुई हैं, अपनी जिंदगियां इज्जत दाव पर लगाकर दूसरों के घरों में काम करती हैं, जाके सड़क पर काम करती हैं जाकर, लेकिन वो कभी समझती नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कभी समझती नहीं है कि ये उनका बिजनेस है, और तभी वो विक्टिमाइज्ड रहती हैं, तभी उनको कभी कोई इज्जत नहीं मिलती। मुझे ये बात तकलीफदेह लगती है, और कोशिश मेरी ये होती है कि हम अगर किसी ऐसे हलके में बैठे हों जहाँ पर एक नॉट वेल टू डू ख़ानदान से कोई औरत या मर्द आके डांस कर रहा है या गाना गा रहा है, मुझे उसको उसकी जगह देनी है। और अपने मैं उसको इज्जत दूंगी तो उसको पता चलेगा ये मेरी इज्जत है, क्योंकि हर एक हमारे माशरे में एक सदा से जेनेटिक कोडिंग चली आ रही है जिसमें हम बता रहे हैं लोगों को कि ये अच्छा प्रोफेशन ही नहीं है। वेरी ट्रू, और बहुत वैलिड पॉइंट्स कैफ ने रेस किए, इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं लाइटर नोट का माहौल ज़रा लाइटर नोट की तरफ लेकर आऊँगा, और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी सारी जर्नी रही एक्टिंग की, डांसिंग की, और जैसे आपने कहा कि आप आर्ट के अंदर आके जब आर्ट की तरफ आई, सो यू फेल्ट अलाइव, तो जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि हाउ टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड हाउ टू फिगर आउट व्हाट यू मेंट टू डू इन लाइफ? Well, I mean, something that you need to figure out is you figure out it yourself. You know, I don't like have a formula where I can say कि ये करेंगे, 2 + 2 हमेशा 5 होते हैं आर्टिस्ट फील्ड में। We are always living in the parallel world. We are always the outsiders. We're always the others. We'll never be normalized. एक तो अपने आप को नॉर्मल समझना छोड़ दें, हम नॉर्मल हो ही नहीं सकते, हम हैं अब नॉर्मल लोगों की। आज तक मेरी वालदा कहती हैं, मुझे नहीं पता तू क्या करती है, मुझे नहीं पता तू कैसे कमाती है, पर कमा रही है, क्या बात, तो बस सही है, क्योंकि उनको इस ज़िंदगी का कभी पता ही नहीं है। आप जो घरेलू लोग होंगे, जो 9 to 5 जॉब करने वाले होंगे, आपके माँ बाप ही होते हैं उनमें से ज़्यादातर जिनको यू लुक अप टू देम। आई वुड से मेक देम योर आइडल फॉर थिंग्स लाइक कि आपने इज्जत कैसे करनी है, आपने घर कैसे चलाना है, आपने अगर आपके वालिद बुज़ुर्ग हैं तो किसी और बुज़ुर्ग को भी उसी जगह पे रख के उसको इज्जत दो जैसा हुकूकुल इबाद हमारे होते हैं। लेकिन अगर आपने अपना जैसा कोई ढूंढना है ज़िंदगी में तो वो बाहर जाके ढूंढिए, बिल्कुल अपना मुर्शिद तलाश कीजिए, क्योंकि मुर्शिद आपके पास नहीं आएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना लाजमी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। और इसमें ख़ास तौर पे मैं जितने हमारे पेरेंट्स हैं या जितने जो अब की जनरेशन को अप्रेस करने का भी एक बड़ा डिफरेंट तरीका है, इस पर मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि एक बचपन के अंदर छोटा हाथी का बच्चा अगर छोटा हो और उसको उस वक्त उसके पैर में बेड़ी डाल दी जाए तो वो जब कोशिश करता है तो वो बेड़ी उसको रोक लेती है। सिमिलरली वही जब हाथी का बच्चा बड़ा हो जाए तो वो चाहे तो बेड़ी क्या वो दीवारें तोड़ सकता है, लेकिन सिंस उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मेरे पैर में बेड़ियां हैं, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, वो कोशिश ही नहीं करता। सिमिलरली जब एक बच्चा पैदा होता है, जैसे कैफ ने इतनी खूबसूरती से बताया कि वो अपनी सलाहियतों के साथ माँ के पेट से आता है, तो जब हम ही बच्चों को बचपन में हर चीज़ में बोल देते हैं कि ये मत करो,
नो डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, तो आप उसकी क्रिएटिविटी किल कर रहे हैं, आप उसकी वो सारी पैशंस को किल कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे के जहन में बचपन में ये बात बैठ गई कि मैं ये नहीं कर सकता, ये गलत है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, ये गलत है, तो उसकी एक एक्सप्लोरेशन की चाहत ही ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, और अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने दें, उनको इनकरेज करें, जहाँ वो गलत जाए उनको संभालें ज़रूर, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी किल ना करें। और क्रिएटिविटी से मुझे ख्याल है, आपने जिक्र किया था कि आप को खुदा ने एक तोहफ़ा दिया है गाने का, तो मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहूँगा कि कुछ आप हमारे व्यूअर्स को अगर 2 लाइनें सुना सकें। हाँ, ये आप ना मेरी आप ही आप मसले में मुझे डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने रियाजत छोड़े हुए मुझे कुछ साल हो गया है। और लेकिन मछली तैरना नहीं भूल सकती, इस तरह एक गाया गाना नहीं भूल सकती। मैं एक बात बताऊं आपको, इससे पहले मैं सुना दूंगा हुआ ना लेकिन सुर का दामन जब आप छोड़ देंगे ना रियाजत का, तो आपकी आवाज जो है वो, आपका सुर जो है वो आपसे छिन जाता है, और वो मेरे साथ आजकल हो चुका है। नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए, अंदाजा हो जाता है, तो नो वन जजिंग। तो मैं आपको क्या सुनाऊं, सिंपल सा कोई गाना। आजकल तो मैं, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था, मैं आजकल अपनी बेटी को सिर्फ नर्सरी राइम से सुना रही हूँ और सिखा रही हूँ, तो वही मुझे याद है। लेकिन क्योंकि सिंस आप क्लासिकल जो है वो जॉनरास हैं, तो कुछ हम किशोर, मुकेश, लता, कुछ इस तरह से। ओके, सो अभी मुझे आसान गाना कौन सा याद आ रहा है, वो है ऑलराइट। ये रातें, ये मौसम, ये हंसना, हंसाना, ये रातें मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, 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 ये रातें, ये बहकी निगाहें, ये बहकी निगाहें, ये बहकी अदाएं, ये बहकी निगाहें, ये बहकी अदाएं, ये आँखों के काजल में डूबी फज़ाएं, फ़ज़ा के लबों पर, फ़ज़ा के लबों पर, ये चुप का फसाना, मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, 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 ये रातें। क्या बात है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आवाज में ज्यादा घूम गया था या फिर जब कैफ गा रही थी उनके एक्सप्रेशंस में, क्योंकि एक सिंगर कितना अपने गाने में घूमे वो उसके एक्सप्रेशंस बताते हैं। और इंडीड इट वाज अमेजिंग। मैं आई जस्ट लाइक टू गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। यहाँ ऑडियंस नहीं है वरना स्टैंडिंग ओवेशन होता। या तो आपके कान जो है वो बज रहे हैं, क्या आपको सुर गिरता हुआ ना नजर आया? देखिए, इट्स नॉट कि मैं यहाँ पे इस वक्त की कोई जज नहीं बैठा हुआ जो आपको मार्क कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छे गाने की मेरे हिसाब से ये होता है कि जो सिंगर है वो उसको कितना एंजॉय कर रहा है। हाँ। और गाना हो या डांस हो, जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन है वो बताते हैं कि आप कितना उसमें इन्वॉल्व हैं एंड यू वर सो मच लॉस्ट इनटू योर ओन सॉन्ग। वही फील आपके ऑडियंस भी फील कर सकते हैं। आई होप सो। सो इंडीड इट वाज लवली। और जैसे आपने मेंशन किया यू हैव अ डॉटर, इट्स रियली हार्ड टू बी अ वर्किंग मदर। घर देखना, एक टॉडलर को देखना और साथ इतना मुश्किल मीडिया का काम देखना, एंड देन ऑफ कोर्स
You have the Banwat festivals going around as well. How do you manage? Oh, I wish there were more than 24 hours in a day. We all do. And I wish I wouldn't sleep. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आपको सोना भी पड़ता है, आपको बच्ची को भी देना पड़ता है टाइम. Luckily again, Umar, I think I'm very blessed to have had a family who's very supportive. My mother is a very doting grandmother. My brothers are very doting uncles. My husband is a very supportive husband and a father, and he takes care of Ambal a lot. So I don't feel that I मतलब मुझे कभी कभी नहीं लगता कि मैं उस तरह की माँ हूँ जिस तरह की मेरी माँ थी. क्योंकि वो खाना बना के देना, मुझे ना खाना बनाना आता है, ना मैं सफाई करती हूँ घर में. इट्स अ वेरी ऑटो पे चलने वाला हमारा सेटअप. एंड टच वुड, I think without a very supportive spouse, partner, this thing would not have happened. What I'm enjoying right now. Right. Obviously, जब उसका टाइम होता है, वो भी एक आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, तो जब वो काम करते हैं तो फिर मैं टेक ओवर करती हूँ. तो we try to juggle our time in a way कि कभी मैं स्टे होम मॉम बनती हूँ और फिर जब मेरा काम आता है तो वो स्टे होम डैड बनते हैं. तो it's a very blessed situation for me. बट अगेन ये वो चीज़ें हैं, इस दर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था क्योंकि लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस वर गिवन. Ambal came into our life when I was 40 years old. So those last 16 years that I've been married to Zishan we made choices which made us stay away from each other quite a bit. And क्योंकि वो भी ट्रैवल करते थे, मैं भी ट्रैवल करती थी, हमने कोशिश की कि जब हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी में आएंगे तो हमारी सेटल्ड लाइफ होगी, हम स्ट्रगलिंग पेरेंट्स नहीं होंगे. तो उसमें हमारे घर वालों को कभी ये होता था कि क्या कर रहे हो, ये इस तरह से नहीं होता. बट वी मेड देम रियलाइज़ कि नहीं, ऐसे ही ये हमारी ज़िंदगी है और हमने इसको रूल आउट नहीं करना क्योंकि ये पाथ हमने चूज़ किया है. और आपने शुरू में जो बात की थी कि जो आप जहाँ पे अपने पहुँच के अपने आप को सक्सेसफुल समझते हो, क्या समझते हो नहीं समझते. आई थिंक इवेंचुअली व्हेन नाउ दैट आई हैव व्हाट आई थॉट आई शुड हैव, द जर्नी वाज मच मोर प्रेशियस. आई विश वो जर्नी वापस आए. आई विश कि वो जो अनसर्टनिटी थी, वो जो upheavals थे, to get to where we are, to get to have a daughter now like Ambal, वो दोबारा से हो, because it was so exciting. सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर जब आप मंजिल पे सपोजिटली पहुंच जाते हैं, और ये बहुत सारे सूफीज़ ने भी अपनी कलामों में मेंशन किया है कि जो रास्ता होता है वो बहुत ज़रूरी होता है उसको एंजॉय करना. एंड थैंक गॉड नो रिग्रेट्स टू डेट कि हमने उस रास्ते को बहुत एंजॉय किया, चाहे वो स्ट्रगलिंग का था, चाहे वो छोटी खुशी थी, बड़ी खुशी थी, जैसी भी आई वो हमने उसको एंजॉय किया. इसलिए आज बच्चे का हमारी ज़िंदगी में आना इज़ दुगना खुशी का बायस. और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जर्नी जैसी भी हो, मुश्किल हो, बहुत अच्छी हो, बहुत उसमें हर्डल्स हों, उसको एंजॉय करें. हैंग इन देयर, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, इट्स लाइफ. क्योंकि अगर एक फ्लैट लाइन हो तो ईसीजी मशीन जब आती है फ्लैट लाइन तो दैट मीन्स यू आर डेड. सो यू नीड अप्स एंड डाउन्स, यू नीड दैट एडवेंचर, यू नीड दैट आर्ट. वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. एंड मैम, एज मच एज आई एम लविंग दिस कॉन्वर्जेशन, okay, Kaf, as much as I'm loving this conversation, sadly we're coming towards an end. लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बड़ा मज़ेदार सरप्राइज आने वाला है. आपकी एक फिल्म आने वाली है. Yes. So I would like you to tell and break the वो सरप्राइज for them. अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा अगर आप फिल्म के बारे में बता सकें. So basically this film was done about a year and a half ago. इसका नाम है इंतज़ार, Waiting, and it's a directorial debut of Sakina Samo, and she came up with she came with the script to us where she was trying to explore the idea of family and the sacrifices that one gives, and today's nuclear families kind of disconnect with their children, and the children's disconnect with their parents. And so it's a very powerful script, and currently the film is
is on its kind of route. It's routing into the festivals, the international festivals. So अभी हार्लम में उसकी हुई स्क्रीनिंग हुई है, अभी मिसाफ फेस्टिवल में हो रही है स्क्रीनिंग उसकी कनाडा में. So I hope that you guys will be able to watch it once it gets screened there. यहाँ पर उसने रिलीज होना था 20th March को, but the pandemic happened and the lockdown happened, so we couldn't even see the film. But considering that you know, it's a small cast and a very intimate cast, so quite excited about how it's turned out. Right. जितने लोगों ने इसको फेस्टिवल्स में देखा है, हमें जो फीडबैक मिला है वो बहुत अच्छा मिला है. So I hope that the Pakistani audience also enjoys it as much. डेफिनेटली, बिल्कुल इंतज़ार का मुझे भी खूब इंतज़ार रहेगा. और मैम, लास्ट थिंग बिफोर वी लीव, आपका आज इस इंटरव्यू पे, इस शो पे, लाइटर नोट पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा मुझे. आई लव टॉकिंग टू द यंगर जनरेशन. इट कीप्स मी यंग ऑल्सो, gives ideas, and I think these web platforms are the thing of the future. We are now in competition with not only our neighboring countries but the other continents as well. True. So we need to up our game. And I think platforms like these, hosts like you guys, directors and DOPs like behind this camera, I would like to congratulate you all for making this happen and also getting our voices across there into the viral network so that people can connect with us. Thank you so much for your time, ma'am. कैफ. So बिल्कुल सुना आपने कैफ गजनवी को, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, और उर्दू लिटरेचर की अवेयरनेस के लिए, प्रमोशन के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए जो इनकी एक जद्दोजहद जारी है, जो बहुत ज़रूरी है हमारी आज की जनरेशन के लिए, उसको भी हमने डिस्कस किया. एट द सेम टाइम ज़िंदगी गुजारने का और ज़िंदगी को समझने के ऊपर हमने बहुत सी बातें की, जिसके अंदर ख़ुद को समझना, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जहाँ टैबूज़ हैं, जहाँ किसी एक टॉपिक पे कोई बात करता है तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता, जब तक आप किसी टॉपिक पे खुल के बात नहीं करेंगे कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है. तो किसी भी चीज़ को ये बोलना कि ये अच्छा है या बुरा है, उससे पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है. ख़ुद भी जिएँ, लोगों को भी जीने दें, और साथ ही साथ ज़िंदगी एंजॉय करें. लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. ये जो एक रेस में हम चले जा रहे हैं, जो इस एक रेस में हम चले आ रहे हैं कि ज़िंदगी में हमें आगे दौड़ना है, हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, सक्सेसफुल होना है, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़े घर चाहिए. इस रेस में ना पड़ें. इस रेस के अंदर कहीं ना कहीं आप घूम जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है ज़िंदगी, जिसको आप जीना भूल जाते हैं इस दौड़ में. So I hope you enjoyed the show today. बिल्कुल आप अपना फीडबैक दे सकते हैं on Greenwich University Facebook page, and at the same time you can follow us on our YouTube channel, that is Greenwich University. अपने होस्ट उमर खान को दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और एपिसोड में with another guest. Until next time, keep smiling, stay positive, and Pakistan Zindabad.